दोस्तों, अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों, हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से मुद्रा की जो आपूर्ति है वो इन्फ्लेशन को प्रभावित करती है, मुद्रास्फीति को प्रभावित करती है। साथ ही साथ हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं फिशर इक्वेशन, उसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अगर हमने मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की बात करें तो उसमें हमने आपको फिशर के थ्योरी जो है, ट्रांजैक्शन थ्योरी, उसके बारे में हम ऑलरेडी बताया था, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो बच्चों, यहां पर हम आपको उसी बात को समझाने का दूसरा एंगल से बता रहे हैं, जिसमें बता रहा है कि जो हमारी मुद्रा की आपूर्ति है, मुद्रा की आपूर्ति यानी कि जो मनी की सप्लाई है और जो इन्फ्लेशन की दर है उसमें प्रत्यक्ष संबंध है। तो बच्चों, ये प्रत्यक्ष संबंध को मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये नोट्स भी हैं जो कि आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएंगे। इसके अलावा बच्चों, हमारे काफ़ी सारी वीडियो बना रखी हैं जो हमारी ऐप में ही आपको मिलेंगी। तो आपने अगर यूजी की तैयारी कर रहे हो, पीजी की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। तो आप हमारी ऐप को जरूर एक्सेस कर लीजिएगा। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि जब हम फिशर की बात करते हैं तो उन्होंने जो समीकरण बताया वो बताया एमवी अपॉन पीटी। तो इसका मतलब एमवी जो है वो मुद्रा की पूर्ति है और पीटी का मतलब मुद्रा की मांग है। यानी कि उनका मानना था कि अर्थव्यवस्था में सदैव मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर बराबर होती है। अलग अलग बताएं तो एम का मतलब मुद्रा की मात्रा से है, वी का मतलब मुद्रा की चलन वेग से है, यानी कि एक मुद्रा जो है वो कितने लोगों के हाथों से गुजरेगी, पी का मतलब कीमत स्तर से, वाई का मतलब उत्पादन से है। तो सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो अब इसका मतलब अगर हम ऐसे लिखें, मान लीजिए इस तरीके से लिखें, डेल्टा, मैं यहां लिख देता हूं, डेल्टा एम अपॉन एम, तो इसको हम एम बोलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरीके से डेल्टा वी अपॉन वी, इसको वी बोलते हैं शॉर्ट में। इसी तरीके से डेल्टा पी अपॉन पी, ये हमारा इन्फ्लेशन हो गया, और उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है उसको हमने वाई, शॉर्ट में वाई बोल दिया। तो जब हम इस इक्वेशन को यहां पे लिख रहे हैं तो इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं एम एम एम, ये वाला वी। तो ये आप जब परसेंटेज में लिखते हो तो ये वाली जो वैल्यू है मल्टीप्लाई की जगह ये प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। इसकी जगह इन्फ्लेशन आ गया, यानी कि एम प्लस वी इक्वल टू प्लस, यहां पे प्लस का साइन आएगा, वाई, ठीक है। तो ये सिंबल हमारा बन गया। इसका मतलब जो इन्फ्लेशन है, क्योंकि वी को हम स्थिर मान रहे हैं, इसलिए इन्फ्लेशन जो है वो कैसे निकालेंगे, एम में से माइनस कर देंगे वी को। अब देखिए, उनका ये मानना था, मतलब खास तौर पे जो परंपरावादी अर्थशास्त्री, उनका ये मानना है कि अगर हम उत्पादन में वृद्धि ना हो, मान लीजिए अगर उत्पादन में वृद्धि ना हो, अगर उत्पादन स्थिर रहे, तो उस केस में जो इन्फ्लेशन होगा वो मनी सप्लाई के बराबर होगा। यानी कि जितने प्रतिशत वृद्धि मनी सप्लाई में होगी उतने ही प्रतिशत वृद्धि कीमतों में होगी, जिसको हम बोलते हैं मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। तो बच्चों, इसी बात को समझाने के लिए हमने डायग्राम बनाया है। तो डायग्राम में आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे क्या कहना चाह रहा है ये डायग्राम। देखिए, ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई है। तो अगर मान लीजिए एग्रीगेट डिमांड इस लेवल पर है तो देखिए उत्पादन भी बढ़ सकता है और कीमतें भी बढ़ेंगी। लेकिन एक बार अगर आप इस लेवल को अचीव कर लेते हो, पूर्ण रोजगार के स्तर को, यानी कि पूर्ण रोजगार की स्थिति आने के बाद, ये वाला पूर्ण रोजगार की स्थिति आ गई है। आप देखिए एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इस तरीके से है, यानी कि तो बच्चों, एग्रीगेट सप्लाई की शेप इस तरीके की और एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। तो देखिए क्यों बढ़ती है उसको हम यहां समझा देते हैं। माना मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होती है, मनी सप्लाई बढ़ती है। मनी सप्लाई बढ़ने से इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा। आपको पता होगा, अगर हम मनी सप्लाई बनाएं इस तरीके का और मनी डिमांड इस तरीके की बनाएं तो ये हमारा इंटरेस्ट रेट है। तो अगर मनी सप्लाई बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा। इंटरेस्ट रेट गिरने से इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वही तो इन्वेस्टमेंट डिमांड का कॉस्ट है। तो इंटरेस्ट रेट गिरने से इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से कीमतें बढ़ जाएंगी। यानी कि जो ओवरऑल मनी सप्लाई है, जितनी इन्फ्लेशन बढ़ी है उतनी ही मनी ग्रोथ बढ़ी है। तो यहां पे यही समझाने की कोशिश की जा रही है। इसी बात को बच्चों फिशर इक्वेशन के द्वारा भी समझाया जा सकता है। तो यहां पर हम आपको फिशर इक्वेशन बताते हैं। फिशर इक्वेशन मेनली हमें इन्फ्लेशन में और मुद्रास्फीति में और ब्याज की दर में संबंध स्थापित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बच्चों के लिए याद से पढ़ लीजिएगा बच्चों।
देखिए यहां पर उन्होंने जो समीकरण बताया वो ये बताया है। अब इस समीकरण का मतलब मैं आपको बताऊंगा कि जो वास्तविक ब्याज दर है, आर मतलब वास्तविक ब्याज दर, इक्वल है आई यानी कि नॉमिनल ब्याज दर के, और पाई ई यानी कि जो प्रत्याशित है इन्फ्लेशन की। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। देखिए सिंपल तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों हम। देखिए सपोज कीजिए कि बाजार में जो महंगाई की दर है, महंगाई की दर है, महंगाई दर है, इन्फ्लेशन रेट, स्फीति की दर है, वो वर्तमान में 2021 की बात कर रहे हैं, 2022 की बात कर रहे हैं। आई डोंट नो कि 2022 में क्या होने वाला है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं क्योंकि पिछले सालों के एक्सपीरियंस के बेस पर, कुछ अपने एक्सपेक्टेशन के बेस पर, क्योंकि मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हुई है ना, इसलिए इन्फ्लेशन जो है वो 8% तक रहेगा। महंगाई की जो दर रहेगी वो 8% रहेगी। ठीक है, हमने उम्मीद लगा लिया। और ब्याज दर जो है, नॉमिनल ब्याज दर, नॉमिनल ब्याज दर वो 10% रहेगी। इसका मतलब अगर मैं 100 रुपये जमा कराता हूं बैंक में, तो बैंक मुझे 110 रुपये वापस करेगी, वापस करेगी। लेकिन जो सामान आज 100 रुपये का आ रहा है वही सामान 1 साल बाद 108 रुपये का आएगा, यानी कि अल्टीमेटली मुझे जो लाभ हुआ वो 2% का हुआ। इसी को बोलते हैं बच्चों वास्तविक ब्याज दर, यानी कि 100 रुपये का सामान अब 108 रुपये का हो गया, ये महंगाई की दर है, और 100 रुपये के बदले बैंक ने मुझे 110 वापस किए, ये इंटरेस्ट है। तो वास्तविक में इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविक ब्याज दर जो है, वास्तविक ब्याज दर, वास्तविक ब्याज कितनी मिली, वो है नॉमिनल, नॉमिनल ब्याज दर, इसमें से माइनस कर देंगे स्फीति की दर। यानी कि अगर हम इसी बात को बच्चों यहां पे समझाने की कोशिश की हमने आप बच्चों को कि जो हमारा आरई है, रियल इंटरेस्ट रेट, उसे निकालने के लिए नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से माइनस कर देते हैं रेट ऑफ इन्फ्लेशन। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारा को वास्तव में 2% इन्फ्लेशन ही मत देना है, जो 2% ही ब्याज देना है, और अगर उम्मीद है कि 12% इन्फ्लेशन रेट रहेगी, तो इसका मतलब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 14% ही रहेगी। तो बच्चों इस बात को समझाने के लिए उन्होंने एक इक्वेशन यूज की और बताया कि अल्पकाल में ऐसा होता है कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन और रियल इन्फ्लेशन बराबर ना हो, लेकिन दीर्घकाल में क्या होगा, फिशर इक्वेशन के थ्रू दीर्घकाल में हमेशा जो प्रत्याशित स्फीति होती है और वास्तविक स्फीति बराबर बराबर होती है। यानी कि जो हमारा आई ई है और आर ई, आर स्टार है, वो बराबर बराबर होगा, क्योंकि आर ई और आर ये बराबर बराबर है। यानी कि उनका ये मानना था, उनका ये मानना था कि इस स्थिति में देखिए जो हमारा, आप कह सकते हो एक तरीके से, इस स्थिति में जो इन्फ्लेशन रेट है और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन बराबर होता है दीर्घकाल में। इसकी वजह से जो आर है और आर ई ये भी बराबर बराबर होगा, और आर स्टार का मतलब पूर्ण रोजगार की स्थिति में आर स्टार बराबर बराबर होगा, और जो वाई है वो भी वाई स्टार के बराबर बराबर होगा। इसकी वजह से जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बनेगा वो किसके बराबर बनेगा, आर स्टार यानी कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में ब्याज की दर माइनस इन्फ्लेशन। ठीक है, जो कि वास्तविक इन्फ्लेशन के बराबर बराबर है। यानी कि उपरोक्त समीकरण व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है, यह समीकरण व्यक्त करता है कि दीर्घकाल में स्फीति की जो दर है उसमें कोई भी परिवर्तन अनुपातिक रूप से नॉमिनल ब्याज दर को बढ़ा देगा। यानी कि अगर ये बढ़ती है 5% और बढ़ती है, तो ये भी 5% ही बढ़ेगी दीर्घकाल में। तो ये है बच्चों पूरी की पूरी थ्योरी। इसके अलावा हम एक डायग्राम के थ्रू आपको समायोजन की प्रक्रिया बता सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको समायोजन की प्रक्रिया बनाऊं, उसके लिए एक अलग डायग्राम मैं आप बच्चों के लिए बना लेता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, और हम 2 पॉइंट ले लेते हैं बच्चों। एक तो मान लीजिए लोअर लेवल पे ले लेते हैं और एक हायर लेवल पे ले लेते हैं। ठीक है, एक लोअर लेवल पे ले लेते हैं, एक हायर लेवल पे ले लेते हैं। और इस वाली बात को आप समझाने की मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला डायग्राम हम आपको समझा रहे हैं, तो मैं आपको पहले ये डायग्राम समझा देता हूँ, फिर कंसेप्ट पे आ जाएंगे। अब मान लीजिए कि मनी की सप्लाई बढ़ती है, तो जब मनी की सप्लाई बढ़ती है ना बच्चों, तो इससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा।
यानी कि जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ी इंटरेस्ट रेट गिर गया, लेकिन इंटरेस्ट रेट गिरने से इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ने से जो जीडीपी का लेवल है वो बढ़ता है। इसका मतलब शुरुआत में यहां तक आप आए लेकिन ऊपर चले जाओगे। इसको बोलते हैं बच्चों तरलता प्रभाव, और इसको बोलते हैं आय प्रभाव। क्यों बढ़ा? क्योंकि मनी सप्लाई से इंटरेस्ट रेट गिरा, इंटरेस्ट रेट गिरने की वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से आय बढ़ी। अब आय का प्रभाव क्या पड़ेगा वो समझ लो। क्योंकि आय बढ़ चुकी है इसलिए जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ेगी, जो ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड बढ़ चुकी है, इसकी वजह से जो मुद्रा की मांग है वो बढ़ेगी। और मुद्रा की मांग का मतलब है आपका M/P बढ़ने की वजह से जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ेगा। देखिए यही बात हमने समझाने की कोशिश की है बच्चों यहां पे भी। पहले मैं इस पे आपको समझा देता हूं एक बार कि मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि से वास्तविक शेष की आपूर्ति बढ़ेगी, यानी कि मनी सप्लाई बढ़ेगी, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट गिरेगा। और जब इंटरेस्ट रेट गिर जाता है देखिए तो क्या होगा, हम यहां पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नॉमिनल ब्याज दर घटेगी। इससे क्या होगा, निवेश की मांग बढ़ेगी, निवेश की मांग बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ने से मजदूरी दर बढ़ेगी, और मजदूरी दर बढ़ने से क्या होगा, जो कीमत है उसमें भी वृद्धि देखने को मिलेगी। यानी कि वास्तविक शेष की आपूर्ति फिर इससे घटेगी और इससे ब्याज दर बढ़ेगा। यानी कि अल्टीमेटली आप देखिए शुरुआत यहां से की थी, नीचे आए और फिर से एक बार आप ऊपर चले गए। यानी कि यहां पे देखिए इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है और इंटरेस्ट रेट बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे करके वो इसी जगह पे स्थिर हो जाएगा। इसका मतलब जो आपने मनी सप्लाई बढ़ाई है उतना ही इन्फ्लेशन बढ़ा, जिसको कि हम फिशर प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों यहां पे देखिए ये वाला हिस्सा जो है ये हमारा तरलता प्रभाव है। इसका मतलब मनी सप्लाई बढ़ने से इंटरेस्ट रेट गिर गया, ये हमारा तरलता प्रभाव है। आय प्रभाव बताता है कि मनी सप्लाई गिरने से, क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिर गया इसलिए इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेगी, यहां पे जैसे समझाया हुआ है बच्चों, इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेगी, इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से जीडीपी का लेवल बढ़ेगा। अब जीडीपी का लेवल बढ़ने से जो वेज रेट है वो बढ़ेगा, वेज रेट बढ़ने से कीमतें बढ़ेंगी, कीमत बढ़ने से जो मनी डिमांड है वो बढ़ेगी, मनी डिमांड बढ़ने से इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ेगा और अल्टीमेटली उसी जगह पर आ जाएगा जितनी कीमतें बढ़ी हैं। तो बच्चों इसको बोलते हैं हम पूरी तरीके से फिशर इफेक्ट। यानी कि फिशर इफेक्ट में क्या बताता है, सिंपल शब्दों में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जितनी मनी सप्लाई बढ़ेगी उतना ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है जो कि मुझे आपको समझाना था। तो बच्चों ये सारे के सारे नोट्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएंगे। सारी बातें बच्चों वही बताई हुई है जो हमने आपको समझाई हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अगर आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।